अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है 112 डिफरेंशियल एनालिसिस पार्ट नंबर 3, जो कि आज हमने पढ़ना है डिफरेंशियल एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट डिफरेंशियल एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। प्रीवियस लेक्चर से पहले हम थर्ड का सेगमेंट पढ़े हैं, थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल एनालिसिस का। फर्स्ट में हमने डिफरेंशियल एनालिसिस के बारे में पढ़ा, होता क्या है कि कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा डिफरेंशियल एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कंपोनेंट्स बताया, जैसे सेल्स, रेवेन्यूज़, एक्सपेंसेस हो गए, कॉस्ट हो गई, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सोल्ड, गुड्स सोल्ड हो गए, प्रॉफिट्स हो गए। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी और किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं वो भी पढ़ा। आज हमारा जो है वो टॉपिक है डिफरेंशियल एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? बैलेंस शीट के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हैं एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी, जिसमें एसेट्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में, जिसमें आते हैं करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। और ये एसेट्स, लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी इन डिटेल मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। इवन करंट एसेट क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, ये करंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म एसेट जो भी हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, तो मैं इधर अगेन इसको रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है। इसी तरह से एसेट्स जब टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स में, देन लायबिलिटीज़ को भी सेम इसी तरह से फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, करंट लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। देन लास्ट वन जो आता है, पार्ट आता है या कंपोनेंट आता है बैलेंस शीट का, वो होती है शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी उनका सरमाया। इसी तरह से थ्रू डिफरेंशियल एनालिसिस वी कैन सी दैट हाउ मच इंक्रीज और डिक्रीज हैज़ बीन हैपेंड इन आवर टोटल एसेट्स। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने देखा कि सेल्स या रेवेन्यूज़ में या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में या नंबर यूनिट्स में कि क्या इंक्रीज़ हो रही है चीज़, क्या डिक्रीज़ हो, यानी कौन सी चीज़ अप जा रही है, डाउन जा रही है, या कितने % उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या चेंज आया है, या कितना चेंज आया है। तो इसी तरह से जब बैलेंस शीट की बात करते हैं तो उसके भी कंपोनेंट्स की बात हो रही है। फर्स्टली मैं बता रही हूँ एसेट्स के बारे में, तो आप देख सकते हो कि टोटल एसेट्स में कितना इंक्रीज़ या कितना डिक्रीज़ आया है, किस तरह से, या सेम चेंज हैज़ हैपेंड इन बोथ करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स, और कंपोनेंट हैज़ बीन इंक्रीज डिक्रीज मोर और अदर कंपोनेंट। अच्छा जी, अब मैंने अभी बताया आपको जो एसेट्स हैं उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में और करंट एसेट्स में। अब ये भी देख सकते हो कि या फिर जैसे बात की ना कि कोई कंपोनेंट कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुए हैं, तो आप देख सकते हो जो करंट और फिक्स एसेट दोनों टाइप्स हैं वो दोनों सेम इंक्रीज़ हुए हैं या दोनों डिक्रीज़ सेम हुए हैं, या फिर उनमें से कोई एक कंपोनेंट ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है या कम इंक्रीज़ हुआ है दूसरे के मुकाबले में। तो ये चीज़ें भी देखी जा सकती हैं थ्रू डिफरेंशियल एनालिसिस। सो डिफरेंशियल एनालिसिस और बैलेंस शीट एक्चुअली हेल्प अस to see that which segment of our balance sheet has gone up or by what amount or what percentage, यानी क्या बताती है, कौन सा कंपोनेंट, कौन सा पार्ट हमारी बैलेंस शीट का इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, कितनी अमाउंट या कितनी % के साथ हुआ है। This information is more useful for decision makers or managers who have to keep those financial statements within certain limits because of various reasons। कुछ reasons होती हैं जिसकी वजह से जो financial managers होते हैं या फिर decision makers होते हैं उन्हें कुछ limits में, यानी suppose करो 20% की बात करें कि मेरा जो expenses हैं वो 20% से increase नहीं होनी चाहिए, तो इस differential analysis के थ्रू जब मेरे पास percentage में मैं सारी values find कर लेती हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि मेरा जो profit आया है वो 20% की लिमिट में आया है या उससे एक्सीड कर गया है या उससे नीचे है। तो इससे यही चीज़ देखी जा सकती है कि आप जो लिमिट्स हैं उसमें रहते हुए इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को।
For example, if we want to keep our current liabilities within certain range, then we can see that how much increase has been happened in the total liabilities, or among which more increase will be due to current liabilities or due to long term liabilities. इसी तरह से अगर मैं current liabilities की बात करूँ, उसे मैं कुछ लिमिट में रखना चाहती हूँ, रेंज में, यानी 20% जैसे मैंने बात की, तो मेरे 20% इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, तो मैं ये देखूँगी कि जैसे मैंने एसेट्स की बात की कि फिक्स्ड एसेट में इंक्रीज़ हुआ ज़्यादा या करंट एसेट्स में हुआ, या कौन सा कंपोनेंट है वो ज़्यादा बढ़ा, या दोनों में सेम चेंज आया। इसी तरह से मैं देखूंगी कि टोटल, ये भी देख सकती हूँ कि टोटल लायबिलिटीज़ में क्या चेंज आया, कि इंक्रीज़ हुई, डिक्रीज़ हुई, या फिर उनमें से करंट लायबिलिटीज़ की वजह से ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, या वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, या लॉन्ग टर्म की वजह, लायबिलिटीज़ की वजह से ये सारा चेंज आया। ठीक है, तो ये ईच एंड एवरी कंपोनेंट को डीपली आप एनालाइज कर सकते हो और डिसीजन ले सकते हो। So this differential analysis of financial statements may be done of two segments of any large business by comparing the current assets of two different types or two different department। यानी मैंने अभी बात की कंपेयर कर सकते हो टू डिफरेंट टाइप्स, यानी करंट एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स के साथ कंपेयर कर सकते हो, या लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के साथ कंपेयर करके देख सकते हो कौन सी लायबिलिटी, कौन सा सेगमेंट कितनी रेशो से या कितने प्रोपोर्शन से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है या सेम है। It means that if we have a very large business that has 3 different segments, then we can do their differential analysis among them by making separate financial statement of each of these 3 segments। या 3 segments से 3 parts से proportion बना दो, उसकी सबकी आप differential analysis कर सकते हो, लेकिन उसके लिए होगा सबके लिए, तीनों के लिए अलग अलग financial statement prepare होगी, then उसको analyze किया जाएगा। So when it comes to balance sheet analysis, that is what we do is to compare the current assets, fixed assets, current liabilities, long term liabilities, and also see the components of shareholders equity। यानी मेजर जो components है बैलेंस शीट के, तो फिर डिफरेंशियल एनालिसिस जब बैलेंस शीट की जाती है, तो इसके ईच एंड एवरी कंपोनेंट को कंपेयर करके देखा जाता है। So let's see the differential analysis of balance sheet. First one component is current assets, fixed assets भी given है, current liabilities भी given है, long term liabilities and share, last one is shareholders equity भी given है। तो current assets अगर देखे जाएं 2018 में 10,000 थे, increase होकर 2019 में 14,000 हो गए, यानी 4,000 ज़्यादा बढ़े। अगर मैं इसका चेंज परसेंट निकालती हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया था, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई V1 मल्टीप्लाई 100, जिसमें से सेकेंड वैल्यू जो मेरे पास है 14,000 माइनस फर्स्ट वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू 10,000 मल्टीप्लाई 100, माइनस करें और डिवाइड करें, आंसर विल बी इक्वल टू 40%, यानी 40% इंक्रीज हुए हैं करंट एसेट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे चेंज निकले हुए हैं। इसी तरह से मैंने करंट लायबिलिटीज़ का दिखाने के लिए आपको कर दिया, आप इस तरह से सबका चेंजेस निकाल सकते हो। निकालने के बाद अब देखें, यहाँ पर करंट एसेट्स पे 40% इंक्रीज़ आया है, फिक्स्ड एसेट्स जो हैं हमारे 50% आए हैं। करंट लायबिलिटीज़ की बात करूँ, वो इन दोनों के मुकाबले में लायबिलिटीज़ मेरी ज़्यादा हैं, यानी पे मैंने ज़्यादा करना है, लेकिन करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट्स को मिलाओ तो इनके कंपैरिजन में क्या है, लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ मेरे पास 50% है, जो कि करंट लायबिलिटीज़ के कंपैरिजन में कम है। शेयर होल्डर्स एक्विटी यानी जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया वो है मेरे पास 46.2%। तो इसका कंपैरिजन करते हुए देखते हुए कौन सी चीज़ किससे ज़्यादा है या कम है, जैसे मैंने इन दोनों को अगर कंपेयर करती हूँ तो फिक्स्ड जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा हैं करंट एसेट्स के निस्बत। तो आप देख सकते हो किस चीज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूँ तो मेरे जो एसेट्स हैं वो बढ़ जाएँ या डिक्रीज़ हो जाएँ, यानी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको डिसीजन मेकर्स या मैनेजर्स हैं इसको एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ शेयर होल्डर्स एक्विटी, जिसके कंपोनेंट्स में आ जाता है शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और रिजर्व्स, और शेयर प्रीमियम भी आ जाता है जिसे हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। तो आप यहाँ पर भी, मैंने यहाँ पर चेंज नहीं निकाल के दिखाया, तो आप खुद देख सकते हो। ठीक है, मैंने ऊपर फाइंड करना आपको बता दिया, आप ले लें। आप यहाँ पर आपके पास आ गया
चेंज जो आया 46.2% इक्विटी आया, और जबकि यहाँ पर शेयर कैपिटल यानी कोई शेयर भी इशू नहीं हुआ क्योंकि 0% चेंज आया, क्योंकि सेम एज इट इज़ ही रहा। ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग यानी उन्होंने जो अपने पास प्रॉफिट रखा, देखें वो तो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया 113.33%। और रिज़र्व जो उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, जनरल पर्पज़ के लिए जो रखे जाते हैं रिज़र्व, उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग, और स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो रखे जाते हैं उसे 350%। ओ माई गॉड, इतना ज़्यादा। अब ये आप कह सकते हो जो शेयर होल्डर इक्विटी है, जो प्रॉफिट की वजह से जो उसने अर्न किया, तो ये हमारे पास जो रिटेन्ड अर्निंग है, क्योंकि प्रॉफिट ही इतना ज़्यादा था कि उसी में से ही उसने रिटेन्ड अर्निंग और रिजर्व्स रखे। बाकी हमारे पास जो शेयर्स हैं वो फर्दर इशू नहीं किए गए। तो इससे आप ये अंदाज़ा, यानी जो भी एनालाइज़र होगा, एनालिस्ट होगा, टेक्निकल एनालिस्ट होगा, या डिसीजन मेकर होगा, या फाइनेंशियल मैनेजर होगा, वो ये देखकर बता सकता है कि कोई शेयर 2000 यानी 18-19 में इशू नहीं किया गया, लेकिन हमारे पास इतना प्रॉफिट अवेलेबल था कि हमने यहाँ पर रिटेन अर्निंग और रिजर्व के लिए इतना इंक्रीज़ आया है, इतना इंक्रीज़ मिला है। अब वो देख सकता है कि इसको और फर्दर क्या इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, जिसके उसके बिज़नेस की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।